हेलो साथियों, नमस्कार। डामोर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं दिनेश डामोर लेकर आया आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर की जूलॉजी की भाग थर्ड मतलब पेपर थर्ड युग्मक एवं परिवर्धन जैविकी, जो कि अपना थर्ड पेपर होता है जूलॉजी का, युग्मक एवं परिवर्धन जैविकी, जिसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जाति आवर्तन नियम क्या है। इस नियम के अनुसार प्राणी के परिवर्तन में पुरातन लक्षण प्रथम तथा अर्वाचीन लक्षण बाद में प्रकट होते हैं, अर्थात परिवर्तन प्रक्रम में जाति के विकास प्रक्रम की पुनरावृत्ति है। क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका अंग के नाम बताइए जिनसे अक्षीय तंतु एवं एक्रोसोम का शुक्राणु में निर्माण होता है। तो अक्षीय तंतु से तो दूरस्थ सेंट्रियोल का निर्माण होता है और एक्रोसोम का शुक्राणु में निर्माण गोल्जी गाय के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की हो जाएंगे साथियों। देखिए, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके इसके सामने है कि अंड जनन के समय निर्मित इन्फॉर्मोसोम्स का क्या कार्य है। इनका इस्तेमाल विभाजन के समय किया जाता है, क्योंकि उस समय निरंतर विभाजन के कारण केंद्रक में उपस्थित डीएनए अपने स्वयं के द्विगुणों में व्यस्त रहता है। क्वेश्चन नंबर 4, पूर्ण अनिषेक जनन किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। इस प्रकार के अनिषेक जनन में प्रत्येक प्राणी का उद्भव अनिषेचित अंडे से होता है। इनमें सभी प्राणी मादा होते हैं, कभी कभी नर उत्पन्न हो जाते हैं। उदाहरण तो एंटमी में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, चूजे के अंडे में पाए जाने वाली अंड झिल्लियों के नाम लिखिए। तो है पित्तकल और अंडाणु की सफेदी। क्वेश्चन नंबर 6, जनन स्तोर के नाम लिखिए जिनसे कवक एवं यकृत का विकास होता है। तो वृक्क होता है मेसोडर्म, यकृत होगा एंडोडर्म। मतलब वृक्क से तो मेसोडर्म का उत्पादन होगा और यकृत से एंडोडर्म का विकास होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विरूप उत्पत्ति किसे कहते हैं। तो भ्रूणीय विकास के समय असामान्य अनियंत्रित विभेदन होने से विरूप उत्पत्ति होती है। असामान्य संरचना विकास तथा अव्यवस्थित परिवर्तन के कारण असामान्य भ्रूण के निर्माण को विरूप उत्पत्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सतही निरूपण एवं अंतराली निरूपण के दो उदाहरण दीजिए। सतही निरूपण के उदाहरण है गाय और खरगोश। अंतराली निरूपण के उदाहरण मनुष्य और झाऊ चूहा। क्वेश्चन नंबर 9, काल प्रभावन के कारण माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले परिवर्तन लिखिए। माइटोकॉन्ड्रिया के कारण व संख्या में जीर्णता के कारण कमी आती है, जिसके कारण संवहन की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 10, रिलेक्शन का एक कार्य लिखिए। तो यहाँ गर्भाशय के अंतिम समय में प्यूनिक संधान की पेशियों को लचीला कर जाता है, जिससे शिशु का जन्म आसानी से हो सके। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, जातिवर्ती परिवर्तन किसे कहते हैं। तो किसी जाति के ऐतिहासिक अथवा परिवर्तन को जातिवर्ती परिवर्तन कहते हैं। भ्रौणिकी किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है उसे भ्रौणिकी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 के नियमनकारी सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत को ड्रिस ने प्रस्तुत किया था। प्रारंभिक भ्रूण को प्रत्येक कोशिका में पूर्ण भ्रूण के निर्माण की सामर्थ्य होती है, परंतु इनका भविष्य उनकी स्थिति पर निर्भर करता है। ऐसे परिवर्तन को नियमनकारी परिवर्तन कहते हैं। संगठन सिद्धांत क्या है। तो स्पीमैन ने उभयचर के भ्रूणों पर कई प्रकार प्रयोग कर यह प्रमाणित कर दिया कि एक भ्रूणीय ऊतक अन्य निकटवर्ती ऊतक को एक विशिष्ट संरचना के निर्माण के लिए प्रेरित किया करता है। प्रेरित वाले ऊतक को प्रेरक या संगठक कहते हैं तथा इसके संरचना विकास प्रभाव को प्रेरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अंड जनन से आप क्या समझते हो। अंडाशय की जनन उपकला को कोशिकाओं प्रारंभिक जननिक कोशिकाएं कहलाती हैं, जो अंडजनन द्वारा अंडाणु का निर्माण करती हैं। यह क्रिया अंडाशय में होती है, अंततः अंडाणु के निर्माण की क्रिया को अंडजनन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जन धनाशन किसे कहते हैं। वृषण निकालने को जन धनाशन कहते हैं। मनुष्य में ऐसे नशे को नपुंसक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, डिमोत्सर्ग क्या है। तो ग्रेफेन पुटिका से डिम्ब कोशिका की निर्मुक्ति को ही डिमोत्सर्ग कहते हैं। 28 दिन वाले अंडाशय चक्र में 14वें दिन ग्रेफेन पुटिका के फटने से द्वितीयक पूर्व डिम्ब मुक्त होता है, अतः इसमें डिमोत्सर्ग 14वें दिन होता है। ऑटोगमी क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, यह ऑटोगमी क्या है। यह एक प्रकार का लैंगिक प्रजनन है जिसमें नर तथा मादा युग्मक एक ही कोशिका या प्राणी द्वारा बनाए जाते हैं। इन युग्मक के आपसी सम्मिलन से युग्मक बनता है, जैसे पैरामीशियम। क्वेश्चन नंबर 19, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों का एक कार्य लिखिए। तो अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां भ्रूण के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पित्तक की मात्रा के आधार पर अंडों को कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए कि जो अपना क्वेश्चन था उसका आंसर ये रहा। पित्तक की मात्रा के आधार पर अंडों को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। एलेसिथल, याप, ओलिगोलेसिथल। उदाहरण है मानव का अंडा।
मिजुलेसिथल उदाहरण मेढक का अंडा। मैक्रो या मेगालिसियल उदाहरण मुर्गी का अंडा। क्वेश्चन नंबर 21 एक्रोसोम अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो यह एक्रोसोम आशय के फटने से जल अपघटनीय एंजाइमों के निकलने और एक्रोसोम तंतु या छड़ के निकलने की क्रिया है। जब शुक्राणु अंडाशय के संपर्क में आता है तब एक्रोसोम की क्रिया होती है। पित्तक जनन से क्या अभिप्राय? पित्तक के संश्लेषण तथा संग्रहण की प्रक्रिया को पित्तक जनन कहते हैं। पित्तक का संश्लेषण कशेरुकी जंतुओं में प्राथमिक अंडों को घेरने वाले पुटक कोशिकाओं से होता है। यह एक पिनोसाइटोसिस द्वारा अंडक में पहुंचाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन के सामने है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर लिखा हुआ है कि युग्मक जनन का क्या अर्थ है? तो जंतु वृषणों एवं अंडाशय में जनन उपकला कोशिकाओं से युग्मक के निर्माण को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन की क्रिया दो प्रकार की होती है, शुक्र जनन और अंड जनन। तो शुक्र जनन में पढ़ेंगे शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को शुक्र जनन कहते हैं, यह क्रिया नर में होती है। अंड जनन अंडों के निर्माण की क्रिया को अंड जनन कहते हैं, यह क्रिया मादा में होती है। क्वेश्चन नंबर 24 आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? यह निषेचन की परिस्थिति में होता है। तो ऐसा निषेचन जिसमें मैथुन क्रिया नर अपने शुक्राणु को मादा के जननांग में अस्खलित करता है और तो मादा के शरीर के जननांग में होने वाली निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। आंतरिक निषेचन निम्नलिखित परिस्थिति में होता है। अंड जरायुज तथा जरायुज प्राणी में आंतरिक निषेचन होता है। कठोर आवरण मुक्त अंडे देने वाले अंडज प्राणी में आंतरिक निषेचन होता है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। एक्रोसोम का क्या कार्य है? तो एक्रोसोम में एंजाइम पाए जाते हैं जो निषेचन के समय अंडाणु की कला को गोलाकार अंडाणु में शुक्राणु में प्रवेश में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 अंडाणु तथा अंडे में क्या अंतर है? तो अंडाणु एवं अंडावरणों को संयुक्त रूप से अंडा कहते हैं, जबकि अनावृत मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। अर्थात अंडा आवृत होता है जबकि अंडाणु अनावृत है। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन के सामने है। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अंडावरणों के निर्माण करने वाली रचनाओं के नाम लिखिए। प्राथमिक आवरण को स्वयं अंडाणु द्वारा निर्मित होता है। द्वितीय आवरण पुटक कोशिकाओं के द्वारा निर्माण होता है। तृतीय आवरण अंडवाहिनियों द्वारा होता है। जननिक आशय क्या है? तो प्राथमिक अंडक के विवर्धित केंद्र को जननिक आशय कहते हैं, क्योंकि अंडक की वृद्धि अवस्था में इस केंद्र के कुछ गुणसूत्र बड़े होकर लैम्पब्रूच गुणसूत्र बनाते हैं और प्रोटीन व योग संश्लेषण के लिए आवश्यक सूचनाएं भेजते हैं। मेयोसिटी किसे कहते हैं? शुक्राणु में कोशिका द्रव्य का अधिकांश भाग नष्ट हो जाता है, जो थोड़ा सा बचता है वह शुक्राणु के मध्य भाग में एक पतला सा आवरण बनाता है जिसको मेयोसिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 अंडों के वर्गीकरण के कौन कौन से आधार होते हैं? अंडों के वर्गीकरण के 4 आधार होते हैं जो निम्न है। योग के परिणाम के आधार पर, योग के वितरण के आधार पर, कवक की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर एवं परिवर्तन के प्रकार के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 31 की समर्थता से आप क्या समझते हैं? अस्तुनियों के शुक्राणु में एक्रोसोम तो उपस्थित होता है किंतु एक्रोसोम तंतु नहीं बनते हैं। वृषणों तथा शुक्रवाहिनियों से निकाले गए शुक्राणु परिपक्व अंडाणु को निषेच करने में असमर्थ होते हैं तथा केवल वे शुक्राणु जो मादा की योनि में पहुंचकर वहां मादा प्रजनन मार्ग द्वारा अस्थायी विशिष्ट तरल के संपर्क में आते हैं अंडाणु कलाओं को भेजने वाले अंडाणु तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। स्तनियों के शुक्राणु से उत्पन्न अंडाणु को निषेचित करने की इस कार्य क्षमता को समर्था करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 उभय मिश्रण क्या है? तो नर व मादा पूर्व केंद्रकों के समेकन को उभय मिश्रण कहते हैं। इसके द्वारा फिर से द्विगुणित अवस्था प्राप्त की जाती है तथा मातृ एवं पितृ अनुवांशिक पदार्थों का आपस में मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 33 जरायुजता से क्या तात्पर्य है? जिन प्राणियों में युग्मनज का परिवर्तन मादा के शरीर में प्रायः गर्भाशय होता है तथा मादा एवं भ्रूण के मध्य संरचनात्मक एवं क्रियात्मक संबंध स्थापित हो जाता है, उन्हें जरायुज प्राणी कहा जाता है। ऐसे लैंगिक जनन को जरायुजता कहते हैं। जरायुज प्राणियों में भ्रूण को जनन शरीर में रहने से सुरक्षा एवं पोषण प्राप्त होता नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की हो जाएंगे आदियो। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन के सामने देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि कृत्रिम अनिश्चित जनन किसे कहते हैं? कुछ प्राणियों के परिपक्व अंडों को अनेकों भौतिक तथा रासायनिक उद्दीपनों द्वारा प्रेरित कर उन्हें अनिश्चित जनन द्वारा परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, इसे ही कृत्रिम अनिश्चित जनन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 अतिपित्त की अंडा किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए। तो जिन जंतुओं के अंडों में अत्यधिक मात्रा में पित्तक होता है उन्हें अतिपिंड की अंडा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलियोसिस किसे कहते हैं? पूर्ण शुक्राणु के परिपक्व प्रच्छयुक्त शुक्राणु में परिवर्तित होने की क्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलियोसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 वल्कुटी क्रियाएं क्या होती हैं? निषेचन शंकु के समय तुरंत पश्चात अंडाणु के परिविधीय कोशिका द्रव्य जैसे वल्कुट कहते हैं। इसमें कई भौतिक एवं रासायनिक क्रिया होती है, इन क्रियाओं को वल्कुटी कहते हैं। इन क्रियाओं में सबसे प्रमुख निषेचन कला का निर्माण है। यह प्लाज्मा झिल्ली के बाहर बनती है। निषेचन कला के मध्य के अवकाश को परिपितक अवकाश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 विदलन किसे कहते हैं? परिवर्तन के प्रारंभिक काल में युग्मनज का बारंबार विभाजन समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। इस क्रिया को विदलन या खंडीपन कहते हैं। इस प्रावस्था में होने वाले विभाजनों को विदलन विभाजन कहते हैं तथा निर्मित पुत्री कोशिकाओं को कोरक खंड कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 39, शेक तथा पिलुगर के नियम लिखिए। शेक का नियम, शेक ने 1877 में प्रतिपादित किया। इनके अनुसार कोशिकाओं में समान पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होने की प्रवृत्ति होती है। प्रत्येक विभाजन तल में पूर्व विभाजन तल को समकोणिक रूप से द्विविभाजित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। पिलुगर का नियम, पिलुगर ने बताया कि समसूत्री तर्कु न्यूनतम प्रतिरोध की दिशा में निर्मित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विदलन का महत्व लिखिए। विदलन के द्वारा युग्मनज के भ्रूणोद्भव पदार्थ का अनेक कोशिकाओं में विभाजन हो जाता है। यह कोशिका विभेदन एवं निषेध संरचना विकास की तैयारी होती है। विदलन में भ्रूण कोशिका शरीर के भावी भागों के निर्माण हेतु मुख्य पूर्व निर्धारित क्षेत्रों का पृथक्करण होता है। क्वेश्चन नंबर 41, विदलन की दर उपस्थित योग के परिणाम के विविध क्रमानुपाती होते हैं। यह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो बेल्फोर ने। क्वेश्चन नंबर 42, कोरक भवन क्या है महत्व होता है? कोरक भवन का काफ़ी महत्व होता है। कोरक भवन के फलस्वरूप कोशिकीय विभेदन हेतु समस्त तैयारियां पूर्ण हो जाती हैं ताकि परिवर्तन की फेस्टुला भवन में कोशिका समूह में संरचनात्मक परिवर्तन हो सके। कोरक भवन में निर्मित कोरक गुहा द्वारा ही ग्रेस्टुला भवन में कोशिकाओं के अभिगमन के मुख्य निर्देशित अंश निर्माण क्षेत्रों की पूर्ण व्यवस्था संभव हो जाती है। सामर्थ्य किसे कहते हैं? प्रेरण से कोई ऊतक हर किसी समय प्रभावित नहीं होता है। अर्थात एक प्रेरक के प्रति कोई विशेष प्रकार का ऊतक ही संवेदनशील होता है तथा एक विशिष्ट समय अवधि में ही भ्रूण की इस विशिष्टता को वेडिंगटन ने इसका नाम सामर्थ्य दिया। यंत्र भ्रूण के किसी भाग के प्रेरित हो सकने की क्षमता को सामर्थ्य कहते हैं। प्रतिक्रियात्मक कोशिकाओं को प्रेरक से प्रतिक्रिया करने हेतु तथा जिसके फलस्वरूप तंत्री के ऊतक में विभेद होने के लिए किसी विशेष दशा में होना आवश्यक है। कोशिकाओं की इस विशिष्ट प्रतिक्रियात्मक दशा को सामर्थ्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, भ्रूणीय प्रेरण किसे कहते हैं? बहुकोशिकीय प्राणियों में भ्रूणोद्भव के दौरान कुछ कोशिकाओं का विशेष अंग या ऊतक में विभेदन के लिए अन्य कोशिकाओं की उपस्थिति आवश्यक होती है। इस प्रकार कोशिका द्वारा प्रेरित होने को भ्रूणीय प्रेरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, प्राथमिक संगठन किसे कहते हैं? तो स्पीमेन ने पृष्ठ ओष्ठ को कोरक छिद्र को संगठक का नाम दिया। यह ऊतक पूर्ण भ्रूण को विकसित करने की क्षमता रखता है, अतः इसे प्राथमिक संगठन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, ब्रह्मा कंदुक से आप क्या समझते हैं? यदि किसी कारण से एक कोरक खंड भीतर की ओर स्थानांतरित न हो तो मध्य जनन स्तर एवं अंतर्जनन स्तर द्वारा निर्मित होने वाली रचनाओं का निर्माण हो जाता है, परंतु ब्रह्मा जनन स्तर से तंत्रिका तंत्र का निर्माण हो पाता है। ऐसे असामान्य ग्रेस्टुला को ब्रह्मा केंद्रक कहते हैं। ब्रह्मा केंद्रक का निर्माण केंद्रक तथा अन्य एम्फिलियम में अंडावरणों से को हटा देने से होता हुआ दिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 47, आर्गेनाइजर के प्रकारों को लिखिए। प्राथमिक आर्गेनाइजर, द्वितीय तथा तृतीयक आर्गेनाइजर, शीर्ष आर्गेनाइजर, धड़ या पूंछ आर्गेनाइजर। क्वेश्चन नंबर 48, जंतुओं में पाए जाने वाले कोरकों के नाम लिखिए। जंतुओं में 6 प्रकार के कोरक पाए जाते हैं: प्रगुही कोरक, अभय कोरक और है घन कोरक। और चौथा होता है भीम कोरक, 5वां है पृष्ठीय कोरक या परिकोरक, 6ठा है पोष कोरक। क्वेश्चन नंबर 49, संरचना विकास गतियाँ किसे कहते हैं? तो ये गतियाँ संरचना विकास गतियाँ किसे कहते हैं? ये गतियाँ कितने प्रकार की? अविभेदित कोरक जन्म से 3 प्राथमिक जनन स्तरों का पृथक्करण को विशिष्ट स्थिति में इनकी स्थापना के लिए ग्रेस्टुला भवन में कोशिकाओं की जटिल परंतु सुव्यवस्थित एवं समन्वित गतियाँ होती हैं। इन कोशिका गतियों की संरचना विकास गतियाँ कहलाते हैं। ये गतियाँ 2 प्रकार की होती है, अध्यारोहण और अंतरारोहण। क्वेश्चन नंबर 50, इन्वोल्यूशन क्या है? इन्वोल्यूशन तथा विस्तरण शब्दों का अर्थ समझाइए। इन्वोल्यूशन परिवर्तन के दौरान कोशिकाओं का बाहरी स्तर से भीतर की ओर लुढ़कना इन्वोल्यूशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर उसका ये इन्वोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 50 का सेकंड आंसर कि विस्तरण विपाटन द्वारा एक कोशिका स्तर का अन्य कोशिका स्तरों से अलग होना विस्तरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 51, अंतर्वलन तथा अंतःक्रमण से आप क्या समझते हैं? अंतर्वलन कोरक की सतही कोशिकाओं का भीतर की ओर धंसना अंतर्वलन कहलाता है। इसमें आधांतर नामक अवकाश का निर्माण होता है। अंतःक्रमण कोरक जन्म से अनेक स्थानों पर एकल कोशिकाओं अथवा छोटे छोटे कोशिकाओं समूहों का भीतर की ओर धंसना अंतःक्रमण कहलाता है। अस्तर कोशिकाओं का अंतःक्रमण के लिए कोरक जन्म से प्राय विलंघन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, अंगभवन या अंग विकास से आप क्या समझते हैं? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म तीन प्राथमिक जनन स्तर कहलाते हैं। विभिन्न जंतु समूहों में अंडों के प्रकार और उनमें उपस्थित युवक की मात्रा के आधार पर जनन स्तर भिन्न भिन्न प्रकार से निर्मित होते हैं। जनन स्तर शरीर के सभी ऊतकों और अंगों का निर्माण एक के बाद एक करते रहते हैं, जिससे अंतःप्रोड व्यवस्था बन जाती है। यह प्रक्रिया अंगभवन या अंग विकास कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 53, संभाव्य रेखा चित्र क्या है? ग्रेस्टुला निर्माण से पूर्व भी कई प्राणियों के अंडों तथा कोरकों में विभिन्न स्तरों को निर्मित करने वाले संभाव्य क्षेत्र स्पष्ट होते हैं। बिना इन संभाव्य क्षेत्रों के अध्ययन का निर्माण करेगा। कोरक में या प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संभाव्य क्षेत्रों का पता लगाकर उसे सूचीबद्ध करना ही संभाव्य आरेख या फेट में कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54,
सरीसृप में किस प्रकार का कोरक पाया जाता है? सरीसृप में प्राय बिंब कोरक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 अंशभंजी विलयन किसे अंडाणु में पाया जाता है? तो अंशभंजी विलयन अतिपित के अंडाणु में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 मोरोला भवन को परिभाषित कीजिए। भ्रूणोद्भव के समय समपित की अंडो स्टारफिश एम्फ ऑक्सीजन में विलयन के फलस्वरूप 16 या अधिक कोशिकाओं की अवस्था में एक ठोस पिंड बनता है। शहतूत के फल से ऊपरी समरूपता होने के कारण इस शहतूत अवस्था तूतक या मोरूला कहते हैं तथा इसके निर्माण को मोरूला भवन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हर्टविग का नियम लिखिए। तो हर्टविग ने निम्न सिद्धांत प्रस्तुत किए। केंद्रक एवं समसूत्री तर्कु जीवद्रव्य के केंद्र में स्थित होता है। समसूत्री तर्कु का अक्ष उस जीवद्रव्य के अधिकतम लंबे अक्ष में स्थित होता है जिससे यह निर्मित होता है। विभेदन किसे कहते हैं? क्वेश्चन इसका आंसर है एक सी कोशिकाओं के संरचनात्मक व क्रियात्मक दृष्टि से भिन्न हो जाने को विभेदन कहते हैं। भ्रूणीय परिवर्तन में विभेदन एक महत्वपूर्ण घटना है। क्वेश्चन नंबर 59 में भ्रूणीय परिवर्तन में रासायनिक विभेदन को महत्व समझाइए। तो भ्रूणीय परिवर्तन में रासायनिक विभेदन का काफ़ी महत्व है। रासायनिक विभेदन का अर्थ कोशिकाओं में ऐसे विशिष्ट कार्बनिक पदार्थों के निर्माण से है जिनके द्वारा संबंधित कोशिकाएं अद्वितीय एवं अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती हैं। कोशिका में विभिन्न कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण एंजाइम की उपस्थिति में ही संभव है तथा ये एंजाइम रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन होते हैं। इसलिए कोशिका अद्वितीय प्रोटीन प्रतिरूपी का निर्माण ही रासायनिक विभेदन होता है। प्रश्न नंबर 60 कार्य के विभेदन से आप क्या समझते हैं? सभी प्रकार की कोशिकाओं में एक सी क्रिया होती है। इसे उपापचय विभिन्न कोशिकाओं द्वारा भिन्न भिन्न कार्य किए जाते हैं। उदाहरण पेशी कोशिका का संकुचन, तंत्रिका कोशिका द्वारा आवेगों का संचरण होता आदि। अंततः वह प्रक्रम जिसके द्वारा विभिन्न कोशिकाओं की क्रियाओं में विभिन्नता प्रकट होते उसे कार्य के विभेदन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पुनरुद्भवन से आप क्या समझते हैं? तो पुनरुद्भवन वह क्रिया होती है जिसके द्वारा हानिग्रस्त विलुप्त देहिक भागों का पुनः स्थापन किया जाता है। अंत खोए हुए उपांगों को पुनः प्राप्त करने की क्रिया को पुनरुद्भवन कहते हैं। यह वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसमें जंतु अपने शरीर के सतह भागों को पुनर्निर्माण करता है उसे पुनरुद्भवन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 62 के शुक्राणु के मध्य खंड में कौन सी रचनाएं पाई जाती है? तो शुक्राणु के मध्य खंड में अक्षीय सूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य का संघनित आच्छत, मेनसेट तथा पश्च भाग में गोलाकार तार केंद्र पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 पर आंतरिक निषेचन के 3 लाभ लिखिए। आंतरिक निषेचन के दौरान शुक्राणु व्यर्थ नष्ट नहीं होते। निषेचन की संभावना अधिक होती है। निषेचन मादा के शरीर में होने के कारण भ्रूण की सुरक्षा बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 64 अनिषेक जनन को परिभाषित कीजिए। अनिषेक जनन वह क्रिया है जिसमें बिना निषेचन अण्ड में भ्रूणीय परिवर्तन होता है जिसके फलस्वरूप बनी संतति पार्थेनोट कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 65 सर्पी विलयन क्या है? एक उदाहरण लिखिए। इस प्रकार के विलयन प्रतिरूप के फलस्वरूप निर्मित कोरक खंड ध्रुवीय अक्ष के चारों ओर सर्पी क्रम में व्यवस्थित होते हैं। घूर्णन के आधार पर यह दक्षिणावर्त अथवा वामावर्त सर्पी प्रकार का विलयन होता है। उदाहरण है एस्केरिस। क्वेश्चन नंबर 66 संभाव्य रेखाचित्र के उपाय देता बताइए। तो प्रारंभिक भ्रूण को अभिरंजन करके अभिरंजित क्षेत्र से बनने वाले कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। संभावित रेखाचित्र को पृथक करके उससे बनने वाले अंगों के परिवर्तन को क्रियाविधि का अध्ययन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 67 विभेदीकरण से आप क्या समझते हैं? तो एक से कोशिकाओं का संरचनात्मक क्रियात्मक दृष्टि से भिन्न हो जाने को विभेदीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 अभिरूपांतरण या पुनरुद्भवन की परिभाषा दीजिए। अभिरूपांतरण या इस प्रकार के पुनरुद्भवन में कटे हुए स्थान पर पहले ब्लेस्टेमा का निर्माण होता है जो बाद में ब्लेस्टेमा की कोशिका धीरे धीरे विभेदित ऊतकों अंग का निर्माण करता है। उदाहरण है छिपकली में पूंछ का पुनरुद्भवन। इसी प्रकार किसी उभयचर प्राणी का पाद काट दिया जाए तो पुनः विकसित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 एजिंग से क्या अभिप्राय है? तो यदि किसी की कोई दुर्घटना हो या मांसभक्ष द्वारा खा लिया जाए हो या भयंकर बीमारी से ग्रसित ना हो तो फिर भी वृद्धावस्था का अंतिम परिणाम मृत्यु होती है। किसी सजीव के संगठन अंगों के प्रोग्रेसिव परिवर्तनों का कुल योग ही जीर्णता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 जीरोंटोलॉजी को परिभाषित कीजिए। परिवर्तन संबंधी वह क्षेत्र जो एंजाइम की प्रक्रियाओं के अध्ययन से संबंध होता है उसे जीरोंटोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 विरूपणता का महत्व लिखिए। इसके अध्ययन के द्वारा संरचना विकास के छुपे रहस्यों को ज्ञात किया जाता है। इसके अध्ययन की सहायता से रसायनों व दवाएं उसके विरूप उत्पत्ति प्रभाव से बचाया जा सकता है। मेस्टेसिस किसे कहते हैं? रास सांघातिक वृद्धियों का एक अन्य अभिलक्षण यह होता है कि इनकी कोशिकाएं झीज कर रक्त एवं लसिका परिसंचरण द्वारा देह के अन्य भागों में पहुंचकर इस एवं स्थापित होकर वहां भी सांघातिक वृद्धियों को निर्मित करती हैं जो विभिन्न दैहिक तंत्रों के कार्यों का अवरोधन करती हैं तथा अंततः सजीव की मृत्यु का कारण बनती हैं।
इस हस्तांतरण प्रक्रिया को मेटास्टेसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 गुणात्मक वृद्धि किसे कहते हैं? किसी प्राणी की संघटक कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के कारण उसकी देह में गुणात्मक वृद्धि कहलाती है। इस प्रकार की वृद्धि सामान्यतः भ्रूणों की वृद्धि में होती है। पूरक वृद्धि से क्या अभिप्राय है? किसी प्राणी की व्यक्तिगत कोशिकाओं में वृद्धि के फलस्वरूप उसकी देह के परिणाम में वृद्धि पूरक वृद्धि कहलाती है। यह एक असामान्य प्रकार की वृद्धि होती है जो प्रायः निमेटोड, रोटीफर तथा ट्यूनिकेट के लार्वासीय समूह में होती है। क्वेश्चन नंबर 75 कि उपकोशिकीय वृद्धि से आप क्या समझते हैं? उपकोशिकीय वृद्धि या एंडोसाइटोसिस वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिकीय पदार्थ कोशिका में प्रवेश करने से कोशिका के आयतन में वृद्धि होती है। ये पदार्थ छोटे अणु जैसे लवण, जल, शर्करा आदि तथा बड़े अणु जैसे पॉलीपेप्टाइड्स आदि होते हैं। जैव पदार्थों का संश्लेषण तथा डीएनए की प्रतिकृति भी कोशिका आयतन को बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 76 जीर्णता के कैलोन सिद्धांत का वर्णन कीजिए। कैलोन एक प्रकार के म्यूकोप्रोटीन है जो समसूत्र विभाजन का निरोधन करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार वृद्धता के साथ उनकी मात्रा कोशिकाओं में बढ़ती है, अंततः कोशिका विभाजन की क्षमता खो देती है। यह वृद्धता का एक लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 77 मेसोडर्म का मध्य जन स्तर से बनने वाली 4 संरचनाओं के नाम लिखिए। समस्त प्रकार के पेशियां, संयोजी ऊतक, लसिकाएं ऊतक, रक्त व अस्थिमज्जा। क्वेश्चन नंबर 78 मुर्गी की अतिरिक्त भ्रूण झिल्लियों के नाम लिखिए। तो एमनियोन, कैरियोन, एलेंटोस। क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन नंबर 79 के एमनियोटिक की तरल क्या है? तो एमनियोन तथा भ्रूण के बीच की गुहा को एमनियोटिक गुहा कहते हैं। यह गुहा पूर्णतः ब्रह्माचर्म से आश्रित होती है तथा इसमें भरा हुआ तरल एमनियोटिक तरल कहलाता है। पित्तक कोश का प्रमुख कार्य लिखिए। पित्तक कोश का प्रमुख कार्य पित्त का अवशोषण है। क्वेश्चन नंबर 81 कोरियन के 2 कार्य लिखिए। तो कोरियन की गुहा एलेंट्रोस कला को बढ़ने के लिए असंप्राप्त प्रदान करती है। कोरियन कला को सीरो एमनियोटिक गुहा में तरल भ्रूण के अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 82 हार्पोब्लास्ट को परिभाषित कीजिए। अतिपीड़ित अंडों में प्रारंभिक भ्रूण की ग्रेस्टुलर अवस्था में ब्लास्टोडर्म के भीतरी स्तर को हाइपोब्लास्ट कहते हैं। यह भ्रूण को एंडोडर्म बनाता है। क्वेश्चन नंबर 83 हैंसन नोड क्या है? पक्षियों के ब्लास्टोडर्म में कोशिकाओं का वह समूह हाइपोब्लास्ट को परिभाषित कीजिए। तो अतिपीड़ित के अंडों में प्रारंभिक भ्रूण के ग्रेस्टुला अवस्था में ब्लास्टोला के भीतर स्तर को हाइपोब्लास्ट कहते हैं। यह भ्रूण को एंडोडर्म बनाता है। क्वेश्चन नंबर 83 हैंसन नोड क्या है? पक्षियों के ब्लास्टोडर्म में कोशिकाओं का वह समूह जो प्रीमिटिव अस्टिक के अगले सिरे को प्रदर्शित करता है। यह प्रीमिटिव अस्टिक के आगे होता है। इसमें आदिगांठ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 एपिब्लास्ट किसे कहते हैं? मछलियों, पक्षियों एवं सरीसृपों के भ्रूणों में ग्रेस्टुला अवस्था में संबद्ध बाहरी कोशिका स्तर को एपिब्लास्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 एरिया पेल्यूसिडा को परिभाषित कीजिए। रेप्टाइल्स और पक्षियों के ग्रेस्टुला अवस्था में ब्लास्टोडिस्क का केंद्रीय भाग सूक्ष्मदर्शी के हल्के रंग का दिखाई देता है। इसकी कोशिकाओं योग से खंडीबद्ध गुहा द्वारा अलग रहती हैं। इसी क्षेत्र से भ्रूण और भ्रूणकलाओं का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 86 एरिया ओपेका को समझाइए। पक्षियों के भ्रूण में ब्लास्टोडिस्क का परिवर्तन भाग है जो रंग के केंद्रीय भाग एरिया पेल्यूसिडा के बाहर स्थित होता है और गहरे रंग का दिखाई देता है। यह वित्त कोशिका बना होता है। इसमें कोशिका पित्त। क्वेश्चन नंबर 87 से मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों।